हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब से आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी कड़ी में आइए आज हम लोग 13 फरवरी 2019 में जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जीके और जीएस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो आइए चलते हैं बोर्ड पर। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। देखिए, वामन अवतार तो क्या हुआ था, जब राजा बलि जो था उसका मैंने अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा दानी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर, मतलब कि बौना बोलते हैं ना, जैसे बौना, तो बौना का अवतार लेकर के धरती पर आए और गए कहां पर, बलि के पास, राजा बलि के पास। बोले कि हमको दीजिए भिक्षा। तो बोले कि क्या चाहिए आपको? तो बोले कि हमको 3 डेग धरती चाहिए, 3 डेग। बोले ठीक है। पहले तो खूब हंसा लोग कि इतनी को तो हाइट है इसका, इतनी को शरीर लिया हुआ है, बोल रहे 3 डेग धरती लेंगे। तो वहीं बोला ठीक है ले लीजिए। तो 3 डेग में, 1 डेग में पूरा धरती, 1 डेग में पूरा आसमान। अब बच क्या गया? बोले तीसरा कहाँ रखूं? तो वहीं बलि बोला था कि मेरे ऊपर रख दीजिए। ठीक है। तो वहां पर बलि का घमंड टूटा था। इसके खुशी में जो है मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। ठीक है। तो वामन अवतार से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है? ओणम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, ओणम। अब कुंभ तो क्या है, एक तरह का आप जानते ही है, कुंभ लगता है, मेला टेकल होता है जहाँ गंगा स्नान करते हैं लोग, किस टाइप का होता है। बिहू जो पर्व मनाया जाता है, जन्माष्टमी क्या है, कृष्ण भगवान का जन्म मनाया जाता है। ओणम जो है वो पर्व जो है आपको विष्णु के वामन अवतार जो है उससे जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको नजर नहीं आती है। जानते हैं क्यों कारण? अब सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रतिबिंब अगर हमारे रेटिना में बनती है, जो आंख के अंदर रेटिना है, तो दिखाई देता है, और रेटिना के बाहर बनने लगेगा तो नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं आसन क्या दिया हुआ है। अवतल की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। इसे निकट दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। प्रभावित आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है और इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं दिख सकता है। देखिए, नाम क्या है? मायोपिया। मतलब क्या होता है कि इसमें नजदीक देखेंगे, दूर का देख नहीं पाते हैं। तो इसमें ये सही है, ये क्या है? सही है कि अवतल की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। इसे निकट दृष्टि के रूप में भी कहा जाता है। इसे मतलब कि निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, और इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता है। ठीक है। ये 3 सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या बच गया है दोस्तों? सी। क्या बच गया है? सी, कि प्रभावित आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? सी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये। बोला है कि उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? उड़ीसा में एक सिस्टम है, इसका नाम क्या है? ब्रिंगा। ये ब्रिंगा है क्या दोस्तों? ब्रिंगा जो है ना, वहाँ के एक टाइप का खेती करने का तरीका का नाम है। क्या है? एग्रीकल्चर का तरीका है, तौर तरीका। स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। क्या चीज? ब्रिंगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर, कौन सा स्तर दोस्तों? तीसरा स्तर भी कहा जाता है। देखिए, बात हो रहा है क्या? तीसरा स्तर। तो पहले कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय। तब क्या आता है? ये राज्य सरकार, चाहे सरकार, जो भी सरकार गवर्नमेंट आती है। थर्ड कौन है? थर्ड आपका है स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। जो लोग का समूह मिलके अपने से अपना काम कर लेते हैं। बहुत सारे देखोगे ना, सोसाइटी बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है, सब लोग मिलके ही कुछ छोटा मोटा जो होता है खर्चा ना कर लेते हैं,
वो क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं? थर्ड स्तर। ठीक है, लोकतंत्र का तीसरा स्तर है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था? क्या दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण किया था, उस शासक का नाम क्या था? सिंपल सी बात है कि नाम क्या है? मस्जिद तो कोई मुस्लिम होगा। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दिया है बलबन, अब्राहम लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी चारों के चारों मुस्लिम ही है। लेकिन जो 2.5 दिन का, ठीक ना, 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, ये बनाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनाया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान करता है? मतलब कि यहाँ पर 4 अधिनियम दिए हुए हैं, अब पूछा कि कौन सा अधिनियम है जो शिक्षा के अधिकार का हमको राइट देता है। ठीक है, क्या दिया है? 88वां संशोधन, 89वां संशोधन, 87वां संशोधन और 86वां, माने कि 88, 89, 87, 86, 4 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि चारों में से कौन जो है शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, वो कौन है? वो है 86वां। कौन है दोस्तों? 86, माने 86वां जो है, उसके तहत हमको शिक्षा का अधिकार मिला था, और ये जो है 2002 में पारित हुआ। कब हुआ था? 2002 में इसका संशोधन किया गया था। ओके, हमारे संविधान में। चलिए अब 3 ठो और दिया हुआ है, जान लेते हैं कि ये किस किस का है और कब कब ये आया। तो पहला दिया है क्या? 88वां संशोधन। दोस्तों 88 जो था ना, ये कब आया था? 2002 में। कौन? 86वां। ठीक है, अब 88वां में क्या हुआ है? रिगार्डिंग टैक्स है। टैक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, जो भी काम हुआ टैक्स में, क्या कम करना है, क्या जोड़ना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, सब कहाँ आया था? ये आया आपका 88वां संशोधन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग टैक्स। क्या है ये? रिगार्डिंग टैक्स 89वां संशोधन दिया है। ठीक है ना, यानी कि 89th अमेंडमेंट। यहां क्या बोला गया है कि भाई यहां पर हुआ है ना, जो होता है ना ट्राइबल, कौन होते हैं? ट्राइबल्स हमारे, तो कमिश्नर ट्राइबल चाहिए, मैंने पीछे वाले जो लोग होते हैं, बहुत अति पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आया था संशोधन। ये कौन? 89वां। ठीक है, और ये आया था आपका 2003 में। अब बात करते हैं किसका? 87वां। तो 87 में क्या हुआ था, जान लेते हैं इसको हम लोग। 87 में रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाते हैं ना, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे मुखिया का, जो भी हो, तो रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन में जो अमेंड किया गया था, वो कहाँ था दोस्तों? 87वां संशोधन में आया था, 87वां अमेंडमेंट में आया था। और ये जो आया था आपका, ये भी आपका 2003 में आया था। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। 88 में क्या आया था? 88 में रिगार्डिंग टैक्स कब आया था दोस्तों? ये आया था 2004 में। ठीक है, 89 में कब आया था? 2003 में। क्या है इसमें? तो नेशनल ट्राइबल्स जो है उनके बारे में दिया गया है। और 87 में क्या दिया है? ये है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन है। और कब आया है ये? 2003 में। ठीक है, और 86 क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी सबको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, तो कब आया था? 2002 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? मतलब वो कौन सी संस्था है जो भारत में ऋण होता है ना, लोन देना माने ट्रांजैक्शन जो होता है, उसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? वो है हमारा RBI। ठीक है, कौन सा है?
RBI। तो जान लेते हैं और कुछ इस बारे में। चार चार नाम दिया हुआ, RBI, ट्राई, नाबार्ड, IRD, सब है क्या? तो RBI को बोलते हैं क्या? एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि बैंकों का बाबूजी बोल सकते हैं आप। बैंक का बाप कौन है? RBI, ठीक है। बैंकों का बैंक किससे बोला जाता है? ये बैंकों का बैंक है और गवर्नमेंट का बैंक है। किसका? गवर्नमेंट का बैंक है। और हम लोग के लिए RBI नहीं है, ठीक है ना। हम लोग के लिए जो लोकल छोटिया बैंक है ना, SBI, इलाहाबाद, ये सब है। RBI किसके लिए है? बैंकों का बैंक है। ये बैंक को लोन देती है, ये सरकार को लोन देती है। ये हमको लोन नहीं देगी कि आइए मेरे बाबू लोन ले लीजिए, नहीं, हमको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में RBI का स्थापना हुआ था। और प्रेजेंट में RBI का गवर्नर है कौन? शशिकांत दास, ठीक है। याद रखा आपको कि 1935 में RBI का स्थापना हुआ था और प्रेजेंट में जो गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और RBI क्या करती है? माने RBI में क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या करते हैं ये बैंक को लोन देती है, ये सरकार को लोन देती है। हमको लोन नहीं देगी, आपको लोन नहीं देगी, ये सिर्फ बैंक को और सरकार को लोन देती है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ? ट्राई। ट्राई माने क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है भाई। इसका स्थापना हुआ था कब? 1997 में। कब? 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। और इसका काम क्या है? नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है ना। जो फोन होता है ना, सब इस सब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और RBI कहाँ है? मुंबई, ठीक है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ट्राई का कहाँ है? दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997। आगे आते हैं नाबार्ड। नाबार्ड बोला तो क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। ये क्या है आखिर? नाबार्ड है क्या? नाबार्ड बना क्यों? दोस्तों नाम है क्या? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब खेती और जो ग्रामीण एरिया है ना, वहां पर लोगों को निगरानी करता है कि भाई किसको लोन लगेगा, किसको क्या लगेगा, माने कि बढ़ावा देता है कि भाई तुम ये खेती करो, तुम ये करो, तुम हमसे पैसा लो, खेती करो। तो ग्रामीण बैंक जो बनी है ना, वो सब इसी के अंदर आती है। किसके अंदर? नाबार्ड के अंदर, ठीक है। और 1982 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अब लास्ट जो है IRDA, इसका क्या होता है? ये क्या है? यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है ये? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये काम क्या करते हैं? नामे में लगा है इंश्योरेंस। जितना भी इंश्योरेंस लेके होता है काम, सब इसके अंदर आता है। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है, ठीक है। तो जान गए हम लोग ये कि RBI क्या है, ट्राई क्या है, नाबार्ड क्या है, IRDA क्या है, कब आया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, इतना हम लोग पढ़ लिए इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? A RBI था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये। इनमें से कौन संस्था है जो 1718 का मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी मक्का अवार्ड पाया? देखिए पहले जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कौन भाई? हु इज मौलाना अबुल कलाम आजाद? हु इज नहीं, हु वाज बोलिए, क्योंकि कब के मर चुके हैं वो, ठीक है। तो हु वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो दोस्तों ये हमारे स्वतंत्र भारत माने कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक ना। तो इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड मिलता है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड। और जानते हैं किससे मिलता है? ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ अवार्ड है। किससे है? स्पोर्ट्स से जुड़ा अवार्ड। और ये किसी एक आदमी को नहीं मिलता है,
ये पूरा इंस्टीट्यूट को मिलता है। मतलब कहने का क्या है, एक पूरा कॉलेज को दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए, और इसके तहत 15 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है। कितना? 15 लाख रुपए का अवार्ड। तो जानते हैं कि 17-18 में किसको मिला अवार्ड? ये दोस्तों ये थे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को ये अवार्ड मिला था 17-18 में, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। जान गए आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, और इस अवार्ड में जो राशि मिलती है वो 15 लाख रुपये की होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया था? देखिए नाम क्या है, आर्थिक। क्या बोला गया है? आर्थिक, यानी इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? इकोनॉमिक अफेयर करेगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता था। ये गुमास्ता क्या? एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, क्या टाइटल? एक तरह के गुलाम थे। किसके? अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे ये। मतलब कि उनके कहने अनुसार कपड़ा उपड़ाई होता ना, उसके मन लदाई हो गया, उतराई हो गया, कटाई हो गया, छटाई हो गया, सब इन्हीं के देख रेख में होता था। तो ये जो गुलाम थे ना, बड़ा नॉलेजेबल थे, मतलब कपड़ा के बारे में बड़ा बढ़िया नॉलेज होता। ठीक है, तो दिया हुआ है बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर, जिसको पैसा दे करके नौकर था ये काम करते थे। कौन? गुमास्ता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ए इज द आंसर। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों बात हो रहा है क्या? जलप्रपात। ठीक है, यानी फॉल्स की। और जलप्रपात क्या होता है? जो पहाड़ से गिरता है। ठीक है, तो इसमें एक ही नदी है। कौन? नर्मदा, जहां पर ये जलप्रपात है धुआंधार। तो ये तो हो गया, मान लीजिए कि जलप्रपात धुआंधार। ठीक है, लेकिन इन सब पर डैम भी तो होगी। डैम समझते हैं ना, बांध। तो नर्मदा पर तो बहुत सारे बांध है, लेकिन जो मेन बांध है वो क्या है? सरदार सरोवर डैम। क्या है? सरदार सरोवर डैम, जो कि हमारे कौन नदी पर है? नर्मदा पर है। काली सिंध पर काली सिंध डैम है। कौन है? काली सिंध डैम ही है। और चंबल पर कौन है? गांधी सागर डैम। कौन सा डैम? गांधी सागर डैम। कहाँ? चंबल पर है। और टाप पर कौन है? उकाई डैम। कौन सा डैम? उकाई डैम। तो फाल बोले तो एक ही है। कौन? नर्मदा पर धुधार। इसके ऊपर फाल नहीं है। ठीक है, धुधार कहाँ है? नर्मदा पर। इसका आंसर तो ए होगा। लेकिन साथ में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि इन चारों नदियों पर कौन कौन से डैम है। कौन कौन है? यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम, यहाँ कौन है? काली सिंध डैम, यहाँ कौन है? गांधी सागर डैम, यहाँ कौन है? उकाई डैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हो रहा ये कि फरवरी 2019 तक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष नीति आयोग का। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है दोस्तों कि उपाध्यक्ष दिया है, अध्यक्ष क्यों नहीं दिया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अध्यक्ष नीति आयोग का एक ही आदमी होता है, जानते हैं कौन? देश का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो बात करते हैं किसका? उपाध्यक्ष का। तो वो है हमारे राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है। क्या भाई? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, या एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। यार हिंदी में क्या? हिंदी में क्या दिया है? राज्यों का एक संघ। बी दिया है क्या? राज्यों का एक परिसंघ। सी क्या दिया है? राज्यों का मिलाप। और डी क्या दिया है? राज्यों का संगठन। दोस्तों जो हमारे देश में है ना, अनुच्छेद 1 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि हमारा देश जो है वो क्या है? यूनिटी ऑफ स्टेट है। क्या है?
यूनिटी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का मिलाप, राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। मैंने बहुत से राज्य मिल करके एक देश का निर्माण किया है, और वो क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, वॉट एवर यू वांट टू से, यही है। तो क्या होगा? राज्यों का मिलाप, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, कहां पर है ये? अनुच्छेद 1, इंडियन जो संविधान लिखा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां, जल निकासी व्यवस्था का स्रोत, अंतरहीन रॉक संरचना, भूमि की ढलान, नहीं। इसके अंदर क्या हो जाएगा? बी, जल निकासी व्यवस्था का स्रोत। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं है। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? बी। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का अर्थ है। कौन सा दोस्तों? खानगाह शब्द का अर्थ है, सूफी परंपरा में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? नरक दिया हुआ है, एक कब्रिस्तान दिया है, एक धर्मशाला दिया है, एक स्वर्ग दिया है। नाम क्या दिए? खानगाह। मतलब होता है क्या? धर्मशाला। क्या होता है? धर्मशाला, जहां आदमी रहते हैं। ठीक है, तो सूफी में खानगाह को क्या बोलते हैं हम लोग? है धर्मशाला को बोलते हैं। इसको धर्मशाला को क्या बोलते हैं? खानगाह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सी हो जाएगा। ठीक है, एक धर्मशाला। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा आपके बोर्ड पर ये, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संलयन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, बोला कि कौन सा जो है इसमें जो परमाणु संलयन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिया दोस्तों, यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ऑप्शन बी दिया है, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है क्या, इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार है। और लास्ट क्या दिया हुआ है, यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नाभिकीय संलयन होता है ना, तो परमाणु का संलयन होता है ना दोस्तों, इसमें जो बोला है कि सही नहीं है, तो पहला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब क्या बच गया? बी। क्या बोला है, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, गलत। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन होता है, तब ना फटेगा, जब जोड़ेंगे तब फटेगा थोड़े, विखंड करेंगे तब फटेगा। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन होता है तब क्या होता है, परमाणु बम फटता है। तो परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नहीं कि नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो यही आंसर गलती है, बी। क्या गलती है दोस्तों? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आइए पढ़ते हैं। यहां दिया हुआ क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4O3 और नाइट्रिक एसिड HNO3। दोस्तों इसमें पहले की गलती है, जानते हैं क्या? ये MgOH2 ऐसे नहीं होगा, क्या होगा? ऐसे होगा, Mg, यहाँ ब्रैकेट आएगा, यहाँ लिखाएगा OH, और तब यहाँ पर 2 रहेगा। ये होना चाहिए MgOH2, ये होना चाहिए, लेकिन दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में खा गया है, ब्रैकेट है ही नहीं यहाँ पर, यही गलती दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Mg ब्रैकेट के अंदर OH2, मतलब कि O जो 2 है ना, O पर भी है और H पर भी है, और इसके अनुसार क्या है कि 2 जो है H पर है, बाकी सब सही है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है दोस्तों, क्या गलती है? पहली का ए, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो रहा ये। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7/365 है? मतलब हरदम
हमेशा के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 4 नाम दिया हुआ, बोला 4 में से कौन ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम कभी भी, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे बाढ़ आया हुआ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे कहीं हम रहे, रात के 12 बज रहे, रात के 2 बज रहा हो, कभी भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकें, वो सिस्टम कौन सा है दोस्तों? उसे बोलते हैं क्या? IMPS, मतलब इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। कौन सा? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जो है जिसके माध्यम से हम 24/7/365, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे मनी। ये होता है, ठीक है। चेक तो जानते हैं आप लोग हैं, आप लोग चेक जानते हैं क्या होता है? चेक जब बैंक खुला रहेगा तभी हो सकता है। हम कुछ मान लीजिए हम आपको चेक दे दिए और बैंक बंद है, तो चेक लेके क्या कीजिएगा? कुछ चीज कर पाइएगा नहीं ना, चेक खत्म। NEFT मतलब क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी क्या होता है? 24/7 ही होता है, लेकिन ये छुट्टी के दिन काम नहीं करता है। RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। क्या होता है वो? RTGS। यहाँ क्या होता है? यहाँ भी 24/7 काम करता है, लेकिन छुट्टी के दिन ये भी सूझ जाता है, ठीक है। मैंने बैंक के कर्मचारी छुट्टी मनाते हैं, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों, जब बैंक के कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं तो ये तीनों छुट्टी पर रहते हैं। एक यही बचा हुआ IMPS, बैंक के कर्मचारी आए या न आए, बोलता है हम है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। क्या होगा? 24/7/365 की बात किया जाए कि मनी ट्रांसफर कौन करेगा, तो है क्या? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? देखिए, कृत्रिम मन क्या होता है? जिसको बोलते हैं मैन मेड, माने इंसान ने बनाया, अपने आवश्यकता के अनुसार इंसान ने जिस चीज को बनाया उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम, माने मैन मेड। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है? एक बांध का जलाशय। सिंपल सी बात है, कोई जलाशय है, वहां पर बांध हम बना दिए। बांध कौन बनाया? इंसान बनाया। धान का खेत, अरे धान का खेत तो हम बनाए ना जी, पहले ऊबड़ खबर था, उसको बराबर किए, तब धान रोपे उसमें, और भी हम बनाए हैं। 1। अब जंगल हमारे बस की बात है बनाना। जंगल क्या होता है? प्राकृतिक होता है, ठीक है, मतलब इसको नेचर ने बनाया है। किसको? जंगल को। जंगल ही जो है यहाँ पर वो कृत्रिम नहीं है, बाकी सब क्या है? बनावटी है। तीनों क्या बनावटी है? बगीचा हम लोग लगाते हैं ना जी, घर के अगल बगल में गार्डनिंग करते हैं ना, फूल लगा देते हैं, आम का फल लगा देंगे, सेब लगा देंगे, जो अच्छा लगा देंगे। तो गार्डनिंग क्या होता है? हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन वन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है? नेचुरल थिंग है। क्या है ये? नेचुरल थिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हो रहा ये दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कहा गया है? देखिए क्या बोला है? भारत का फर्स्ट पहला मानव अंतरिक्ष है, ठीक है, यान। कौन है भाई इसमें? मंगलयान 2 भी काम चल रहा है, चंद्रयान 2 भी काम चल रहा है, छोड़ा भी गया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। आदित्य एल नहीं, तो गगनयान है ना, गगनयान के माध्यम से विथ मानव, ठीक है, मानव अंतरिक्ष यान, माना कि उसमें इंसान जाएंगे, उसमें बैठ के कहा अंतरिक्ष में भ्रमण करने के लिए, खोज करने के लिए जाएंगे, ठीक है, भ्रमण भी कर लेंगे, साथ में खोज भी करेंगे कि हाँ भाई अंतरिक्ष में क्या है, हम लोग रहने के लिए वहां पर सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। क्या था वो? गगनयान, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, गगनयान। गगनयान इसका आंसर हुआ, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हो रहा ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर नहीं है? अब आप लोग हड़प्पा क्या जानते होंगे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो क्या थे? बहुत पुराना जो है ना लोगों का निवास का स्थान था। कहाँ था भाई? सिंधु वैली के किनारे बोलते हैं इसको, इसको सिंधु सभ्यता बोलते थे, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा में देखिए लोथल
शहर था, धोलावीरा भी था, सोतकाकोह भी था। क्या नहीं था? मेहरगढ़। क्या नहीं था? मेहरगढ़। यानी हड़प्पा जो सोसाइटी था वहां पर ये मेहरगढ़ जो था ये नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा, ये दिया गया है किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बात क्या हो रहा है? शांति पुरस्कार। नोबेल में भी शांति मतलब पीस, जो मतलब कि पीस का काम किया हुआ। ठीक है ना। यहाँ 4 नाम दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? नादिया मुराद पहला नाम है। दूसरा क्या दिया हुआ है? काजुओ इशिगुरो। तीसरा क्या है? जेम्स पी एलिसन। और चौथा क्या दिया हुआ है? डोना स्टिकलैंड। दोस्त बात ऐसा है ना, इस चारों को मिला है क्या? नोबेल पुरस्कार। देखा है ना, चारों को किसी न किसी क्षेत्र में प्राइज मिला है। क्या जी? नोबेल प्राइज। लेकिन इसमें से एक ही है जिसको शांति से मिला है। क्या? शांति के लिए मिला है। और कौन थी? नादिया मुराद। तो नादिया मुराद को 2018 यानी 2018 में पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि इराक की, कहाँ की? इराक की रहने वाली थी। और अभी जो है ये कहाँ रहते हैं? जर्मनी में। ठीक है, तो इनका तो हो गया कि नादिया मुराद को पीस के लिए नोबेल मिला था। बाकी 3 को जो नाम दिया है पढ़ लेते हैं कि भी किसके लिए मिला था। तो ये तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए। बस जान लेते हैं आगे हम लोग। बी, काजुओ इशिगुरो। ये जो थे ना जापान के रहने वाले हैं। कहाँ का? जापान के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये कहाँ रहते हैं? यूके में। ठीक है, इनको साहित्य के लिए, किसके लिए? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 2017 में। ठीक है, 2017 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन थे भाई? काजुओ इशिगुरो। थर्ड नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्या? जेम्स पी एलिसन। तो जेम्स पी एलिसन कहाँ का रहने वाला है? अमेरिकन है। कहाँ के? अमेरिकन नागरिक हैं और ये रहते हैं वहीं पर है। इनको 2018 में ही यानी कि 2018 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मालूम है? औषधि मानव विज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान और औषधीय खोज की थी इसलिए। ठीक है, अब लास्ट दिया क्या? डोना स्टिकलैंड। तो डोना स्टिकलैंड जो है इनको भी 2018 में ही नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये रहने वाली कहाँ की है? कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। और इनको फिजिक्स के लिए, इसके लिए फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है दोस्तों, तो चारों कहाँ से बिलोंग करते हैं, चारों को कब और चारों को किस क्षेत्र में प्राइज मिला है आपको मैंने ये बताया अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रहा ये, यहां दिया हुआ है कि 2018 के बाद वर्ष के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शीर्ष पर रहा। मतलब कि MRF टायर जो है ये रैंकिंग क्या है? टेस्ट का रैंकिंग क्या है क्रिकेटर लोग का। तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे इसमें जो नाम दिया हुआ है उसमें कौन है? विराट कोहली। अभी फिलहाल में ये कुछ खेल रहा है, बाकी सब तो मत कहिए। ये तो भाई साहब जो है क्या है? ऑलराउंडर है। ठीक है, इनके बात छोड़ दीजिए। ये 3 बैट्समैन का नाम दिया हुआ है, इसमें से क्या है? विराट कोहली को ही ये MRF वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों नीले लिटमस है ना, उसका विनेगर में क्या करते हैं? विनेगर में डाल देंगे ना, वो लाल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिरका। ठीक है, सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, कौन? सिरका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रहा ये, यहां दिया हुआ है भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। देखिए जो भीमबेटका है दोस्तों, वो क्या है? प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है। क्या है? प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर, यानी कि प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। जानते हैं कहाँ है ये? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो विश्व धरोहर आता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।
और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल जो है जीनियस क्लब, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बोलिए इस पर ये चीज़ हो रहा है, इससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद।